हाय एवरीवन। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अर्ची महेश्वरी और आज बात करेंगे इस सेशन में एक बहुत ही डेडली इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जिसका नाम है एड्स। आपने कई बार रास्ते में आते जाते एड्स के रिगार्डिंग बहुत सारे पोस्टर्स अपनी सिटी में देखे होंगे, स्पेशली हॉस्पिटल्स के बाहर जहाँ पे लिखा होता है कि एड्स से बचिए, एड्स से बचा जा सकता है और इस तरह की तमाम बातें लिखी हुई मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एड्स एग्जैक्टली है क्या और ये क्यों इतना एक डेडली डिजीज है? आज मैं आपके साथ इस सेशन में एड्स के बारे में वो सब शेयर करूंगी जो आपको एज अ नॉर्मल सिटीजन जानना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद एड्स होता क्या है? एड्स होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है। इस डिजीज में ओवरऑल जो वायरस होता है वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। अगर किसी पर्सन की बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत या क्षमता वो ही कम हो जाए तो कैसे उसकी बॉडी बाकी के इन्फेक्शन से लड़ पाएगी? तो सबसे पहली चीज जो यहाँ समझनी है वो ये कि एड्स एक डिजीज का नाम नहीं, एड्स एक कलेक्शन ऑफ डिजीजेस है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी कम हो चुकी है कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आके बॉडी के अंदर घर कर सकता है और इन्फेक्शन दे सकता है। इसलिए हर एक इन्फेक्शियस एजेंट अपना अपना डिजीज प्रोड्यूस करता है और इस वजह से बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस हो जाते हैं। जब इस तरह साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर या किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और हर कोई अपनी अपनी डिजीज देता है तो जाहिर सी बात है कि हर एक डिजीज के सिम्टम्स आएंगे। और क्योंकि ये एड्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंड्रोम। एक बीमारी नहीं, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। इस वजह से इसको सिंड्रोम बोला जाता है। ये सिंड्रोम क्यों हुआ? क्योंकि इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो गई। इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी जो है वो क्यों हुई? क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उन सेल्स का नंबर बहुत रिड्यूस हो जाता है। के बारे में मैं आगे आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक अक्वायर्ड डिजीज है। अक्वायर्ड यानी कि अपनी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग कोई भी इंडिविजुअल इसको अक्वायर करता है। अब आप कहेंगे लेकिन एड्स तो बच्चा जब किसी एड्स पीड़ित माँ को एक बच्चा पैदा होता है तो वो तो HIV पॉजिटिव होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या वो बच्चा उन सारे सिम्टम्स के, उन सारे डिजीजेस के साथ पैदा हो रहा है जिसको एड्स कहते हैं? नहीं। इसलिए यही कहा जाएगा कि एड्स अपने आप में कॉन्जेनाइटल नहीं है। कॉन्जेनाइटल यानी कि एड्स बाय बर्थ नहीं होता। HIV का इन्फेक्शन बाय बर्थ हो सकता है, यानी कि मदर से बच्चे के अंदर प्लासेंटा के थ्रू HIV आ सकता है, वायरस आ सकता है। तो बच्चा वायरस के साथ पैदा हो सकता है लेकिन बच्चा इन सारे सिम्टम्स और सिंड्रोम के साथ पैदा नहीं होता। दैट इज वाई एड्स इज नॉट कॉन्जेनाइटल। HIV इन्फेक्शन इज कॉन्जेनाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी होती है। तो एड्स क्या हुआ? अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है? डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, HIV की वजह से। HIV है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी ये एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन की बॉडी में अगर घुस जाए तो इम्यून सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। इम्यून सिस्टम को इतना डाउन कर सकता है कि आपकी बॉडी की नॉर्मल रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आइए इस HIV के बारे में कुछ जानते हैं। ये है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर है। देखिए कितना देखने में ही डेडली सा लगता है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूंगी। ये वायरस जो है एक स्पेसिफिक वायरस है और इस वायरस को बोला जाता है एक रेट्रो वायरस। क्या बोला जाता है? एक रेट्रो वायरस बोला जाता है। रेट्रो वायरस का मतलब ये होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होगा RNA। जनरली जैसे आपका और हमारा, हम सबका जेनेटिक मटेरियल DNA है, इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA। और जो RNA होता है वो अपने साथ एसोसिएट करके लाता है एक एंजाइम को जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये है इसका जेनेटिक मटेरियल RNA और ये एसोसिएटेड है इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल RNA और ये है इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी कि हमने देखा कि इसके पास क्या प्रेजेंट है? टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है। टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसके पास प्रेजेंट है। देखिए साथ में इसके पास है अपनी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसी एंजाइम है जिससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे DNA RNA में चेंज होता है।
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे आरएनए डीएनए में चेंज। ये वायरस जो है, क्योंकि हर एक वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, यानी कि उसके पास एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, साथ में उसकी कवरिंग्स होती है प्रोटीन की। आइए देखते हैं, इसके पास एक नहीं दो दो कवरिंग्स है प्रोटीन की। पहली तो ये जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, द वन विच इज ब्लू इन कलर, ये प्रोटीन कवरिंग है जो बनी हुई है किससे, जो बनी हुई है कैप्सिड प्रोटीन P24 से। ये एक स्पेसिफिक एंटीजन है, इसी का अपना एंटीजन है जो P24। एंड देन देयर इज अनदर वन जिसको हम बोलते हैं विच इज गोइंग टू बी द आउटर कैप्सिड प्रोटीन। द आउटर कैप्सिड प्रोटीन इज गोइंग टू बी द P17 प्रोटीन। ये जो आउटर कैप्सिड प्रोटीन है और जो इनर कैप्सिड प्रोटीन है, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों मिल करके इस वायरस का कवर बनाते हैं। लेकिन अभी प्रोटेक्शन की लेयर्स खत्म नहीं हुई, अभी प्रोटेक्शन में एक और लेयर है जो ये ब्रॉड वाली है। दिस इज सपोज टू बी द फॉस्फोलिपिड एनवलप। अब आप देखिए कितना प्रोटेक्टेड टाइप का वायरस है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल कितना प्रोटेक्टेड है, दो प्रोटीन कोड है और साथ में एक फॉस्फोलिपिड का एनवलप भी है। उसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जैसा आप देख रहे हैं, जो स्पाइक्स निकले हुए हैं इसकी बॉडी से, इन स्पाइक्स के पास ये वाला जो प्रोटीन है जो सर्कुलर है, ये होता है डॉकिंग प्रोटीन। डॉकिंग प्रोटीन यानी कि ये वही प्रोटीन है जो हमारी कोशिकाओं के साथ, जो हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और उनको किल करता है। डॉकिंग प्रोटीन यानी कि ये जो GP120 होता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, उनके साथ जुड़ जाता है और उनको फिर ये नुकसान पहुंचाता है। तो GP120 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसका एंटीजेनिक प्रोटीन है, यानी कि इसकी पहचान है, इसकी वजह से ही ये हमारे कुछ सेल्स को अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। देखिए कितना अमेजिंग स्ट्रक्चर है और कितनी प्रोटेक्शन है इसके अपने। अब देखते हैं कि ये एड्स फैलता कैसे। तो हम जानते हैं कि एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज नॉट द ओनली फिनोमिना जिससे कि एड्स फैलेगा। मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। ऑफ कोर्स द पहला रीजन जिससे एड्स फैल सकता है वो है डेफिनेटली सेक्स विदाउट कॉन्डम, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल। जब भी किसी दो लोगों के बॉडी फ्लूइड्स, अगर एक पीड़ित है एचआईवी से और एक पीड़ित नहीं है एचआईवी से, इन दोनों के बॉडी फ्लूइड्स जब आपस में साथ में आते हैं तो बॉडी फ्लूइड से एचआईवी एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन और भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एक माँ से उसके बच्चे की बॉडी में प्लासेंटा के थ्रू भी ये एचआईवी ट्रैवल कर सकता है, तो ट्रांसमिट हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। ये एक डिजीज जो है, ये एक एचआईवी का इन्फेक्शन जो है, बहुत तेजी से फैल जाता है, बहुत इजीली घर कर लेता है और फिर एक बार अगर हो जाए तो इनक्योरेबल है। सबसे बड़ी बात यही। तीसरा तरीका जिससे ये ट्रांसमिट हो सकता है वो होता है शेयरिंग इंजेक्टिंग इक्विपमेंट। बहुत सारे ड्रग अब्यूजर होते हैं। अब ये जो ड्रग अब्यूजर्स हैं, ये क्या करते हैं कि ड्रग लेने के लिए ये आपस में नीडल्स को शेयर करते हैं। जब ये नीडल्स शेयर करते हैं तो अगर इनमें से कोई भी एक एचआईवी पॉजिटिव है, उसने उस नीडल से अपनी बॉडी के अंदर ड्रग इंजेक्ट किया, वो सेम नीडल लेकर दूसरे ने भी इंजेक्ट किया, तो डेफिनेट सी बात है कि एचआईवी इसकी बॉडी से उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। ड्रग अब्यूजर्स के केस में, स्पेशली जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, जो इंट्रावेन्स में ड्रग डालते हैं, उनके केस में बहुत ज्यादा एड्स पाया जाता है, बहुत ज्यादा एड्स पाया जाता है, क्योंकि वो कॉमन सिरिंज यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन फॉलो नहीं करते, तो इससे भी एड्स फैलता है। एक और तरीका है जिससे एड्स फैलता है, वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई एक्सीडेंट का केस हुआ या इमरजेंसी हुई कि किसी पेशेंट को इमीडिएटली ब्लड देना, इन दैट केस ब्लड की स्क्रीनिंग, जो डोनेट कर रहे हैं हम ब्लड, उस ब्लड की अगर स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हुई है, अगर वो ब्लड किसी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन का है, तो बेचारा जिसकी बॉडी के अंदर ये ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसको तो एचआईवी ऐसे ही मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या फिर कोई भी टिश्यू ट्रांसप्लांट हो या कोई भी चीज डोनेट करनी हो, ब्लड डोनेशन हो, इन दीज केसेस the tissues and blood, they have to be screened very very cautiously for the presence of HIV। अगर HIV पॉजिटिव ये किसी पर्सन का ब्लड या ऑर्गन है तो आप किसी HIV नेगेटिव को ना दे दें, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। So these are the four methods through which AIDS can be transmitted। इसमें से कोई भी एक भी रीजन ऐसा नहीं है जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, और इसकी वजह से कहा जाता है कि प्रिवेंट कीजिए, अकरेंस को प्रिवेंट कीजिए, यानी कि इससे बचिए। अगर हम बहुत
ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, अगर हम सावधानी बरतते हैं, तो डेफिनेटली एचआईवी से बचे रह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में घुस के करता क्या है। थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे इसमें, थोड़ा सा डीप में, और समझेंगे। जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी के किसी भी सेल को अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो वायरस हमारी बॉडी के, इन दिस केस हमारी बॉडी के सेल के अंदर सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल भेजता है और अपना जो प्रोटीन का कैप्सिड होता है, जो कवर होता है, उसको बाहर ही छोड़ देता है। सो वी आर सेइंग दैट द रेट्रोवायरस, जैसे मैंने आपको बताया, ये रेट्रोवायरस इसके पास आरएनए का जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके पास वायरल आरएनए का कोर है। जब ये हमारी बॉडी के सेल को अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजेगा और अपना जिसका प्रोटीन का कैप्सिड है, जो कोर है, उस जो प्रोटीन का कैप्सिड है, जो कवर होता है, उसको बाहर छोड़ देता है। यानी सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के सेल के अंदर क्या आया, इसका आरएनए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके पास अपनी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है। उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके ये क्या करेगा कि आरएनए से अब डीएनए बना देगा। ये डीएनए बन के रेडी हो चुका है। इस डीएनए को हम बोलते हैं सी डीएनए। क्या बोलते हैं? सी डीएनए। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये आरएनए को देखकर बनाया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाया गया है। तो ये जो सी डीएनए है, ये सी डीएनए जाकर के अब हमारी बॉडी के सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो ओरिजिनल क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है। यानी कि जो काम हमारी बॉडी का डीएनए कर रहा है, जैसे कि प्रोटीन्स के लिए कोड करना, किसी कैरेक्टर के लिए कोड करना, उसी के साथ इस वायरस का डीएनए भी इंटीग्रेट हो चुका है। अब जैसे हमारी बॉडी के अपने प्रोटीन्स बन रहे हैं, वैसे ही ये वायरस का डीएनए भी हमारी बॉडी के डीएनए में इंटीग्रेट हो गया। इसका मतलब अब इसके प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, विच मीन्स कि जब ये डीएनए हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया, तो ये हमारे ही डीएनए का एक पार्ट बन गया। देख रहे हैं किस तरीके से अटैक करता है। और जब इसने अपने डीएनए को हमारे डीएनए के साथ मिक्स कर दिया, अटैच कर दिया, अब हमारा डीएनए सोचने लगता है कि भाई ये तो अपना ही डीएनए है, चलो इसको भी कोड कर देते हैं। इसका मतलब जब जब ये कोड होगा, तब तब वायरस के अपने प्रोटीन्स बनाएगी हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी, हमारी सेल की मशीनरी, हमारी एनर्जी, हमारा न्यूक्लियस, हमारा डीएनए, लेकिन काम किसका बन रहा है? वायरस का। तो वायरस ने अब क्या किया कि नए वायरल आरएनए प्रोड्यूस होने शुरू हुए, न्यू वायरल आरएनए बने, और न्यू वायरल आरएनए के बाद खूब सारे नए वायरसेस बनने लगे। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो मैक्रोफेज होता है, सेल होता है, ये किस तरह से एक वायरस की फैक्ट्री बन जाता है। यानी एक सेल में घुसने के बाद हजारों वायरस प्रोड्यूस कर सकता है एक वायरस का अटैक। तो एक वायरस ने जो अटैक किया, अब देखिए कि कितने सारे वायरसेस यहाँ से निकल रहे हैं। ये निकला यहाँ से और ये जाकर के अब दूसरे बहुत सारे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, बहुत सारे सेल्स को ये नुकसान पहुंचाएगा। हर सेल में से ऐसे ही हजारों वायरसेस। ये होता है मैक्रोफेज के ऊपर इसका एक्शन। मैं आपको बता दूं कि जब भी एचआईवी अटैक करता है, तो हमेशा दो सेल्स को अटैक करता है, दो टाइप के सेल्स को। एक तो ये कि इन दोनों ही सेल्स के पास एक स्पेशल रिसेप्टर होना चाहिए, जिसका नाम होता है CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर वाले हमारे पास होते हैं टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, और दूसरे वाले जो है वो होते हैं हमारे मैक्रोफेज। राइट? अब क्या करता है कि जब ये टी हेल्पर को अटैक करता है, तो टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं, द टी हेल्पर सेल्स हो जाते हैं डिस्ट्रॉय। टी हेल्पर सेल्स का नंबर जो है ये रिड्यूस कर देता है। टी हेल्पर सेल्स वो सेल्स हैं जो बेसिकली सारे ही टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं और ज्यादा काम करने के लिए। बी लिम्फोसाइट से कहते हैं कि भाई तुम और एंटीबॉडीज बनाओ, और टी लिम्फोसाइट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। तो टी हेल्पर सेल को ही ये एचआईवी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। इतना डिस्ट्रॉय करता है कि टी हेल्पर का जो काम है वो बहुत लो चला जाता है। इस वजह से इम्यूनिटी जो है हमारी, इट टेक्स अ वेरी बिग ब्लो, वेरी बिग हिट। Then macrophages जो होते हैं, they start behaving as HIV factories. These macrophages they start behaving as HIV factories. HIV factories यानी कि ये जो हमने देखा यहाँ पे कि एक सेल how it is behaving as a factory, वो क्या करेगा, रेगुलरली नए नए वायरसेस बनाएगा और सर्कुलेशन में रिलीज करेगा, और फिर वो बाकी के सेल्स को भी क्या करेगा, अटैक करेगा। ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। धीरे धीरे इम्यूनिटी को लो कर दो, टी हेल्पर का काउंट रिड्यूस कर दो, मैक्रोफेजेस को यूज करो फैक्ट्री की तरह, और इंक्रीज करो अपने नंबर्स को। तो इसके बाद आते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? डायग्नोसिस होता है बाय यूजिंग एलाइजा। एलाइजा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एचआईवी के जो एंटीजेंस हैं उनका पता लगाया जा सकता है।
तो एंटीजन का पता लगाया जा सकता है HIV के एलाइजा के थ्रू। देन देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड एज PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से हम अगर HIV कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है बॉडी में, उसके जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करके तो एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई कर देता है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई HIV प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल बॉडी के अंदर। तो ये दो जो है डायग्नोसिस होते हैं। लेकिन जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है कि एक से ज्यादा एंटीजन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे एलाइजा में एक एंटीजन की प्रेजेंस को, जैसे GP120 को आइडेंटिफाई किया, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉटिंग जब हम करेंगे तो मोर देन वन एंटीजन को, हम सारे ही एंटीजन जो है, जैसे P17 है, P24 है, सारे ही एंटीजन की प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करेंगे। तब हम कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई HIV बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, सारे ही एंटीजन हमको मिल गए हैं। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये जो HIV, ये जो एड्स होता है, ये इनक्योरेबल है, इसलिए ये इतना डेडली है। एक बार अगर पेशेंट को HIV हो गया, सो देयर इज नो लुकिंग बैक। नो लुकिंग बैक मीन्स यू कैन नॉट ब्रिंग दैट पेशेंट टू नॉर्मल। ऑल यू कैन डू इज कि आप उसका लाइफ स्पैन बेटर कर सकते हो, उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकते हो, उसकी लॉन्जिविटी इंक्रीज कर सकते हो, ड्रग्स देकर, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन देकर उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके लिए दिया जाता है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो एंटी रेट्रोवायरल होती है, जो एंटी HIV होती है, और उसकी वजह से इस वायरस को धीरे धीरे किल किया जा सकता है, धीरे धीरे रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन खत्म कभी नहीं होता। तो ये है ट्रीटमेंट। इसके लिए दी जाती है ड्रग जिसका नाम होता है AZT, एजिडोथाइमिडीन। इसका दूसरा नाम होता है जिडोवुडीन। जिडोवुडीन ये यूजुअली ड्रग्स हैं जो यूज की जाती हैं इन एंटी रेट्रोवायरल। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एड्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि नेचुरली जो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी को कभी हार्म नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उनसे झगड़ा कर लेती है, वैसे इन्फेक्शंस भी हमारी बॉडी में घर कर सकते हैं। जैसे कि इन इन्फेक्शंस को बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे फंगल इन्फेक्शन, रैंडम वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शंस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में आते हैं। एंड दीज इन्फेक्शंस are usually not occurring in a healthy body because the immunity doesn't let them up. But in this case, when the immunity is very low, then these opportunistic infections also take part, or also start staying in our body, and they start giving us symptoms. So this is all about AIDS. Basics जो मैंने आपको बताया कि ये कैसे फैलता है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्यों हो जाता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका वायरस कैसा होता है, सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द comment box. I will be happy to answer.